गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिवलज क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो स्केलर और वेक्टर पे आधारित है। खास करके जो बच्चे फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया नॉलेज रखना चाहते हैं उनको वेक्टर की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बिकॉज फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में उनको पढ़ा जाता है। इस कारण से वेक्टर की समझ होनी चाहिए बहुत अच्छा से। तो इसलिए हम लोग ये जो आज का जो टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर आने वाला है और पूरी तरह से वेक्टर पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। खास करके वो बच्चे जो जेई और नीट की तैयारी करते हैं, तो जेई और नीट वाले के लिए ये वेक्टर से हमेशा ही एक क्वेश्चन रहता ही है, ऑलवेज रहता है। और इस पे आधारित जो सवाल हैं वो मोशन में रहता है और फोर्स एनएलएम में रहता है, और भी जो टॉपिक्स हैं हमारे पढ़ने के लिए उन सभी में वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये ऐसा ना समझें, ये एक तरह का मैथमेटिकल टूल्स जैसा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वैसे ही एक तरीके का वेक्टर भी होता है। मैथ में वेक्टर भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली फिजिकल कॉन्सेप्ट को देखते हुए पढ़ेंगे और फिजिक्स में इसके किस प्रकार से यूज होता है उस पर आधारित हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वेक्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है वेक्टर से जितने भी सवाल हो सकते हैं, ठीक है, जो भी जेई में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, उस पर हम लोग एक अलग लेक्चर बनाएंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन कैसे डील करते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर के बारे में। तो वन बाय वन सबसे पहली बात यह होती है कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। ठीक है, कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर किसको बोलते हैं हम लोग। तो दो प्रकार के क्वांटिटीज हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ये दोनों टेंसर क्वांटिटीज के ही पार्ट हैं। एक तीसरे प्रकार की भी क्वांटिटीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, जो हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो वेक्टर और स्केलर उसी के पार्ट हैं। और ये जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, वेक्टर और स्केलर जो क्वांटिटीज हैं जनरली में अगर देखा जाए तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट के रूप में देखा जाता है 11-12 तक। ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं जिसको आप मेजरमेंट कर सको और साथ ही साथ उसकी आप मैग्नीट्यूड लिख सको, उसमें आप उसकी जो है यूनिट लिख सको, उसको आप बोलते हो फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज दो प्रकार के हैं। ये क्वांटिटीज कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक को हम बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी और एक को बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यही वेक्टर से जो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगे उन सभी में जो वेक्टर के लॉ लगाए जाएंगे उसी लॉ को आधारित हम लोग जो है आज पढ़ने वाले कि किस प्रकार से वेक्टर अप्लाई होता है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी के हम लोग बारे में अगर बात करें कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्केलर। स्केलर मींस स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। तो कहा जाता है कि फिजिक्स में वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मीन्स कि उसकी अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो मैग्नीट्यूड उतना अफेक्ट नहीं करता, ऑलमोस्ट नहीं ही करता है, तो दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हम बात कर ले रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो मास हो गया, है ना, लेंथ हो गया, ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। अब सपोज दैट ये पेंसिल की लंबाई मुझे मेजर करनी है। अब इस पेंसिल की लंबाई मेजर करनी है तो चाहे मैं ऐसे रख के मेजर करूं या ऐसे रख के मेजर करूं या ऐसे रख के मेजर करूं, क्या इसकी लेंथ मेरे मेजर करने के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, चाहे आप कैसे भी मेजर कर लो। भाई साहब, डायरेक्शन से क्या मतलब है इसका, है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए कि हम किसी को अपना घर बता रहे हैं, हम अपने घर के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन में बताना पड़ेगा कि तुमको यहाँ से राइट जाना होगा, वहां से लेफ्ट जाना होगा, फिर आगे इतना मीटर जाना होगा, फिर वहां से तब मेरा घर आएगा। तो डैट मीन्स उसको आप प्रॉपर गाइड कर रहे हो, प्रॉपर गाइड करके बता रहे हो कि वहां पे मेरा उस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स प्रॉपर लोकेशन आप दे रहे हो, दैट इज नोन एज वेक्टर। उसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि मेरा घर इस डायरेक्शन में है, इतने दूरी पे है, दैट मीन्स तुम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो। तो जब प्रॉपर हम किसी चीज की डायरेक्शन से जब चीजों को बता रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोल रहे होते हैं व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। इसका मतलब ये है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। मीन्स यदि मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो उसकी मैग्नीट्यूड अफेक्ट नहीं होगा। तो दैट इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, जैसे अगर एक कार है, कार की अगर लंबाई मुझे मेजर करनी हो तो लेंथ जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। कार कैसे भी खड़ी रहे उससे क्या ही मतलब है,
कार इधर खड़ी हो, इधर खड़ी हो, जैसे भी खड़ी हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे। तो कार के बीच की जो दूरी है, जो 4.5 मीटर, अलग अलग कार की अलग अलग डिस्टेंस होती है छोटी बड़ी गाड़ियों के, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे मेजर हो रहा है इन दोनों के बीच में, एक तरह से लेंथ है ये, और लेंथ क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, चाहे आप कैसे भी मेजर कर लें। या अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मास के बारे में, मान लीजिए किसी चीज का आप वजन निकाल रहे हो, वेट कर रहे हो, तौल रहे हो। अब भाई तौल रहे हो तो उसको आप जैसे भी रख के तौलो, ठीक है। सपोज डेट कि हम यहाँ रख दिए, ऊपर रख दिए, नीचे रख दिए, हाँ थोड़ा सा अगर मैं वेरिएशन करूँ तो मास की बात हो रही है जनरली यहाँ पे, ठीक है, वेट की बात नहीं हो रही है, मास की बात हो रही है, ठीक है। मास और वेट में डिफरेंट चीजें हैं। तो जो मास होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो चाहे कहीं पे ले जाके हम उसको वजन एक तरह से उसको मैग्नीट्यूड निकाले, तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द altitude, independent of the place. So mass is independent, that means mass is a scalar quantity, this physical quantity is the scalar quantity, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और मैं डायरेक्शन अगर चेंज करूं तो डायरेक्शन चेंज करने से ये चीजें जो है चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। हम कहीं भी ले जा करके मेजरमेंट करते हैं तो मास की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। वेट चेंज करता है, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, बट मास इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेट अलग चीज है, वेट जो हम लोग पढ़े हैं दैट मीन्स मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वेट होता है, ये चेंज करता है बिकॉज जी चेंजेस एट प्लेस टू प्लेस, तो जी चेंज करता है इसलिए वेट क्या करता है, चेंज करता है। बट यहाँ मास चेंज नहीं करेगा, मास इंडिपेंडेंट रहेगा। अब हम थोड़ा टाइम की बात कर लें, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, है ना। क्योंकि हम अगर इस घड़ी से मेजरमेंट ले टाइम की, चाहे जैसे भी बैठ के किसी डायरेक्शन में लें, तो वो थोड़ी नहीं डिपेंड करेगा, घूम गया तो अलग बताएगा, इधर हो गया तो अलग बताएगा, रिसर्च लटक गया तो अलग बताएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट है। वैसे भी टाइम को हम लोग इंडिपेंडेंट ही मान के चलते हैं कि भाई साहब टाइम जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है इन जनरल सेंस में, इसलिए इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है इसलिए इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हो, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। अगर किसी की मेजरमेंट हमें लेनी हो, है ना, टेम्परेचर की, जैसे बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट लेना हो, तो भाई लेट के कर ले, ऊपर जैसे भी वो मेजरमेंट ले ले अपने बॉडी की, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो टेम्परेचर अलग अलग आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो दिस मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स द स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं, ऐसा क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। या अगर हम बोलें कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, its magnitude does not depend on the direction। बात समझ रहे हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। अगर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है तो दिस इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, इसको स्केलर बोलते हैं। जैसे मास का यूनिट होता है केजी, जैसे लेंथ भी एक तरह का मीटर हो जाएगा, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से जो है ये जितने भी क्वांटिटी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे लिखे गए, इसके अलावा और भी क्वांटिटीज हैं, ऐसा नहीं कि यही है। अगर मैं और भी क्वांटिटी की बात करूं, चलिए और भी क्वांटिटी मैं ले लेता हूं, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, जैसे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम बात कर रहे हो डिस्टेंस, जैसे हम बात कर रहे हो एनर्जी, जैसे हम बात कर रहे हो चार्ज, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, जैसे हम प्रेशर, पावर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, ओके। पावर हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया। और अगर हम थोड़ा सा बात कर ले, दिस इज फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं। और स्केलर क्वांटिटीज का जब भी हम लोग स्टडी कर रहे होंगे तो वो एज ए नॉर्मल, जैसे हम लोग डेली लाइफ में
जैसे 2+2 4 करते हैं वैसे ही स्केलर के साथ भी करते हैं। मतलब नॉर्मल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन होता है इसके साथ। आप वेक्टर को हम लोग देखेंगे कि वो अलग प्रकार से उसका एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल एकदम मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, वो कोई नया मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता। इसलिए स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना, घटाना, गुना करना ये सब बहुत ईजी होता है। अब बात कर रहे होते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। भाई इसी के बारे में तो पढ़ना है, क्योंकि स्केलर का तो जो जोड़ घटाव है वो उसी के जैसा है ना। जैसे नॉर्मल हम लोग कर, जैसे मान लेते हैं कि हमारे अगर 2 कूलम चार्ज है और एक सिस्टम में 2 कूलम चार्ज है, सपोज दैट यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है और इसमें से 1 कूलम चार्ज निकल गया। अब 1 कूलम चार्ज इधर निकल गया या 1 कूलम चार्ज इधर से निकल गया या 1 कूलम चार्ज इधर से निकल गया, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तीनों में से कोई किधर से भी हम निकालें तो ओवरऑल ये जो इफेक्ट है वो 1 कूलम घटेगा। अगर मैं एक ही ऑपरेशन करूं या इधर से या इधर से या इधर से, तो क्या होगा कि 1 कूलम ही घटेगा। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि देखिए आप डायरेक्शन किधर से भी इस चार्ज को रिलीज कराएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इधर से रिलीज करा दें, इधर से रिलीज करा दें, इधर से रिलीज करा दें, ठीक है। अगर 1 कूलम रिलीज हो रहा है इसमें से, तो ये जो है 1 कूलम इसकी मात्रा घट जाएगी और 1 कूलम घटने के बाद इस पे जो इफेक्टिव बचेगा 2 - 1 कूलम ही बचेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे वेक्टर के साथ नहीं है। वेक्टर अगर अलग अलग डायरेक्शन से ऐड होंगे तो भाई साहब रिजल्टेंट कुछ और बना देंगे। अगर मैं कहूं कि इस सिस्टम पे मैं अलग अलग डायरेक्शन से चार्ज ऐड कर रहा हूं कि 2 कूलम इधर से, 2 कूलम इधर से, 2 कूलम इधर से, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, तो 2 + 2 + 2 मतलब 6 कूलम आ गया। किसके अंदर कितना चार्ज चला गया, 6 कूलम चला गया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आप देखेंगे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक सिस्टम पे अगर 3 तरीके से हम फोर्स लगा दें, ठीक है, मान लेते हैं 2-2 न्यूटन का ही हमने लगाया, तो आप इन दोनों न्यूटन तीनों का जोड़ जो है 6 न्यूटन नहीं बोल सकते। हो सकता है सिस्टम बैलेंस हो, एंगल सबके बीच में बराबर हो, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 0 हो जा रहा है, आप नहीं ऐड कर सकते इसको नॉर्मल। इसीलिए वेक्टर को समझना जरूरी है, बिकॉज वेक्टर जो है बिल्कुल डिफरेंट है स्केलर से। स्केलर का जोड़ घटाव एकदम नॉर्मल है भाई, हमने ऐड करा ऐड हो गया, मैंने निकाला घट गया, तो सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है। जो नॉर्मल ज्योमेट्री है उसको फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्री नहीं बीजगणित बोलना चाहिए हमें, तो नॉर्मल जो है बीजगणित को फॉलो कर रहा है, अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। बट ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, एक नया इसके पास कॉन्सेप्ट है। इसीलिए वेक्टर को समझना बहुत ज्यादा हमें जरूरत हो जाता है कि बिना वेक्टर को समझे आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए फिजिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर की समझ होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे जो क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब फिर से हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो हमने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वैसे क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी है तो क्वांटिटी की वैल्यू तो रहेगी ना। फिजिकल क्वांटिटी हम उसी को कहते हैं जिसको कुछ नंबर में लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसका यूनिट होता है, तो वो तो बेसिक मैंडेटरी है, उसकी वैल्यू तो लिखी ही जाएगी, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो है डायरेक्शन भी अटैच रहेगा, डायरेक्शन भी अटैच रहेगा। ये बात को ध्यान रखना है कि डायरेक्शन भी अटैच रहेगा। जब भी आप एक वेक्टर को कंप्लीट वेक्टर बोलोगे तो उस वेक्टर को उसकी वैल्यू प्लस डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि फलाने डायरेक्शन में है, इधर की तरफ है, 30 डिग्री पे है, 20 डिग्री पे है, ईस्ट के तरफ है, वेस्ट के तरफ है, अप है, डाउन है, किस डायरेक्शन में हो, पूरा बात को हमें लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर हम लोग उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और प्लस साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। और अगर इसे थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करके हम बोले तो हम कह सकते हैं कि वैसे क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जो हो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा हो। अगर मैं ये कह रहा हूं मतलब जिसका मैग्नीट्यूड का मतलब इफेक्टिव मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू की बात कर रहा हूं कि जो रिजल्ट है उस वेक्टर की वो डायरेक्शन वाइज अलग अलग आ सकती है। जैसे मैं सिंपल कह रहा हूं कि ये मान लीजिए, मैं सारा एग्जांपल यहीं पे देता हूं, थोड़ा रिमोट में ले लेता हूं, ठीक है। तो ये सपोज दैट कि ये हमारा जो है एसी का रिमोट है, ओके, और अगर मुझे इस पे फोर्स लगानी है तो सपोज दैट यदि मैं यहाँ से इसको फोर्स लगाऊं, फोर्स लगा के 1 न्यूटन ही लगाता हूँ, सपोज दैट 1 न्यूटन में लगाऊंगा तो ये जो मेरा, ठीक है, रिमोट है ये नीचे गिर जाएगा। इफेक्ट क्या दिखाई दिया, नीचे गिरना। मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाया लेकिन इफेक्ट क्या हुआ, नीचे गिरा। अब थोड़ा चेंज करते हैं, अगर मैं 1 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा दूं तो हमारे हाथ में ऊपर उड़ जाएगा, इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको 1 न्यूटन से नीचे दबा देता हूं तो इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मूव नहीं करना
मूव ऊपर करना और नीचे गिर जाना, दिस इफेक्ट्स डिपेंड ऑन इन विच डायरेक्शन वी अप्लाई द फोर्स। तो फोर्स को हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई करा है इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या हो रही है, वो डिपेंड करता है कि हमने डायरेक्शन किधर लगाया है। ठीक है, इसीलिए वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इफेक्ट चेंज करते हैं। यदि आप डायरेक्शन ही चेंज कर देते हो तो वेक्टर का इफेक्ट चेंज कर जाता है। ध्यान रखना है, इफेक्ट जो है डिपेंड करते हैं किस पे, ऑन डायरेक्शन पे। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इफेक्ट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एक करंट को लेकर के मिथ रहता है, कभी कभी बहुत लोग इस पे बोलते भी हैं। थोड़ा सा मैं इस स्लाइड और ऐड कर लेता हूं, है ना, 1 मिनट। ठीक है, करंट को लेकर के क्या मिथ है, हाँ यहाँ पे करंट को लेकर के क्या मिथ है कि करंट के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पीछे का तर्क आगे हम लोग समझेंगे जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ अभी डेफिनेशन वाइज कि मैं वेक्टर उसी को बोलता हूँ जिसका मैं अगर डायरेक्शन बदल दूं तो इफेक्ट बदल जाए। डायरेक्शन बदल दूं तो क्या बदल जाए, इफेक्ट बदल जाए। थोड़ा सा इस करंट के बारे में सोचें। यदि मैं इस वायर का, अगर मैं वायर को अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे मोड़ दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, और मैं यहाँ एक बल्ब जला रहा हूँ, थोड़ा सा समझना है, यहाँ एक बल्ब जला रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे बैटरी लगा हुआ है, मैं ऐसे सिंपल डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। तो क्या मुझे इस तार को ऐसे ऐसे मोड़ने से करंट में कोई कमी आ जाएगी? क्या मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूं ऐसे तो क्या करंट घट जाएगा? नहीं घटेगा ना। यानी कि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो बट डायरेक्शन पे इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। आपका जो इफेक्ट है बल्ब का जलना वो लगभग वैसे ही जल रहा है। दैट मीन्स इवन इफ इट हैज द डायरेक्शन, हम बोलते भी हैं कि करंट के पास जो है डायरेक्शन होता है, बट इट इज स्केलर। ये स्केलर क्यों है? तो करंट के पास डायरेक्शन है और डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर है। इसके पीछे एकमात्र रीजन ये है, और भी रीजन है इसके डॉट प्रोडक्ट वाले, लेकिन एक रीजन ये भी है, ठीक है, कि भाई साहब इसको हम जब डायरेक्शन चेंज करते हैं वायर की तो करंट का कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं होता है वहां पे। और जब करंट बदल नहीं रहा है तो सर्किट में कोई नया चेंज नहीं लेके आएगा। तो जब चेंज ही नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा ही नहीं, है ना, इफेक्ट दिखाई ही नहीं देगा चेंज होता हुआ, तो दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एकदम बात को डिट्टो दिमाग में सेट कर लेना है ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब कुछ यहाँ पे वेक्टर के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स में। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि देखिए, यदि मान लीजिए कि हमको बताना हो कि पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की पोजीशन क्या है, तो कैलिफोर्निया की जो पोजीशन है नॉर्थ कैरोलिना से, नॉर्थ कैरोलिना एक जगह है, ये सब कहाँ का है आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये अमेरिका का यूएसए का मैप है ये। तो ये कैलिफोर्निया का जो जगह है ये नॉर्थ कैरोलिना से किधर है भाई? तो नॉर्थ कैरोलिना से इधर की साइड में है, वेस्ट साइड में ये है, ठीक है। कितने किलोमीटर? 3600 किलोमीटर के दूरी पे है। तो आपने यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे दो बात बताई, एक तो बताई कि कितना दूरी है और दूसरा आपने बताया कि कितना किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वेस्ट आ रहा है और डिस्टेंस आ रहा है 3600 किलोमीटर। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और जब कभी भी हम किसी की पोजीशन बताते हैं तो हम लोग दो चीजों को वहां पे बताते हैं कि भाई साहब कितना है और दूसरा चीज की किस डायरेक्शन में है, इसीलिए दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। आगे चलते हैं। यूएसए और चाइना के बीच अगर हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, किस तरफ है, तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए से अगर डिस्प्लेसमेंट देखें हम चाइना के तरफ, ठीक है, तो वो 11,600 किलोमीटर है। कितना है? 11,600 किलोमीटर है। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। दिस डायरेक्शन इज द ईस्ट डायरेक्शन। तो चाइना जो है यूएसए से ईस्ट की तरफ 11,600 किलोमीटर पे है। तो ये एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट है कि किस डायरेक्शन में है वो, ताकि हम एग्जैक्ट वहां पे पहुंच सकें। तो दिस शोज द डायरेक्शन और दिस शोज द मैग्नीट्यूड। और इस प्रकार से ये जो फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया, पोजीशन जो है वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें डेफिनेशन वाइज तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
कि भाई साहब हम वेक्टर उसको बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। अगर ये दोनों चीज उसके साथ अटैच है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे होंगे। जैसे में पोजीशन बताना हो, डिस्प्लेसमेंट बताना हो, वेलोसिटी बताना हो, एक्सेलरेशन बताना हो, मोमेंटम बताना हो, फोर्स की जानकारी देनी हो, तो ये सारा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एनालाइज अलग तरीके से करेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और इसको अलग प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है रिप्रेजेंटेशन कि ठीक है, वेक्टर को हम लोग चूंकि कह रहे हैं कि एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको हम लोग एक एरो बना देते हैं और एरो बना करके जो है हम लोग दिखाते हैं कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ। सपोज डेट हमें दिखाना हो कि एक वेक्टर है, तो हम एक एरो बना देंगे और एरो जो है पूरा वेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक वेक्टर है। अब इस पूरे एरो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ की जो पीछे की एंड है इसको हम लोग टेल बोलते हैं, दिस इज टेल। और ये जो एरो आगे लगा हुआ है इसको बोलते हैं हेड। तो वेक्टर डायरेक्टेड होता है फ्रॉम टेल टू हेड। किधर डायरेक्टेड होता है, किधर डायरेक्टेड होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड। तो टेल टू हेड की तरफ होता है, ध्यान देना है। हमेशा जो है वेक्टर को डायरेक्शन किधर होता है, टेल टू हेड की तरफ होता है। तो टेल टू हेड डायरेक्टेड है, दिस इज द डायरेक्शन है। अगर ये किसी प्लेन में कहीं पे किसी रेफरेंस से कुछ एंगल बना रहा है तो एंगल भी मार्क करना होता है कि एंगल कितना बना रहा है किसी प्लेन से, ठीक है। तो पहला चीज हमने समझा कि हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। दूसरी चीज, इसके बीच का जो पोर्शन है, लेंथ है, वो लेंथ क्या बताता है, लेंथ क्या बताता है, तो लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। तो जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट पीछे करते हैं। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो है वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर का अपना एक नाम होगा, मान लेते हैं कि इसकी नाम कुछ पी वेक्टर कर देते हैं। और इस पी वेक्टर है, या इसका नाम टेल टू हेड हम रख सकते हैं। तो इसका नाम ओ ए बी वेक्टर भी दे सकते हैं, दिस इज द ए बी वेक्टर, जो कि ए से बी की तरफ है। और बी को बोल रहा है इस पॉइंट को हेड, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसको बोल रहा है टेल। और साथ ही साथ रेफरेंस के पास कुछ एंगल बना रहा है, तो दिस इज द एंगल, मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है उसके अलाइनमेंट की। और ये जो बीच का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो पूरे अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखा जाए तो ग्राफिकल फॉर्म में हमें क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्शन किधर है, दूसरा एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, मतलब अलाइनमेंट देखनी है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितना, मतलब लेंथ कितना है। अब थोड़ा अगर हम बात करें कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड को अलग अलग तरह से दिखाना होगा, जैसे सपोज डेट कि हमें 2 न्यूटन का फोर्स है, कोई 4 न्यूटन का फोर्स है, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमें बढ़ानी पड़ेगी अगर सेम डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं ताकि डायरेक्शन सेम हो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। अगर कोई और 8 न्यूटन का रहेगा तो और बड़ा बनाना पड़ेगा। मतलब अगर मैग्नीट्यूड अगर आप ज़्यादा दिखा रहे हो, इससे स्पष्ट होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। मतलब लेंथ ज़्यादा दिखा रहे हो तो इससे क्या स्पष्ट होगी कि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मीन्स मैग्नीट्यूड लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। सपोज डेट हम यहाँ पे वेक्टर खींच दे रहे हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। बताइए इन तीनों वेक्टर में कौन वेक्टर बड़ा है, किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो देख के पता चलना चाहिए कि ये इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड इससे कम है और इसकी सबसे कम है। तो बी की सबसे कम है बिकॉज ये छोटा दिख रहा है, और सी की सबसे ज्यादा है बिकॉज ये सबसे बड़ा दिख रहा है, और ए इसके मिडिल में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सी की जो मैग्नीट्यूड है भाई साहब बड़ी है ए की मैग्नीट्यूड से, बड़ी है बी की मैग्नीट्यूड से। बात समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग वेक्टर को समझते हैं कि भाई साहब यदि मैं लेंथ बढ़ा दूं, लेंथ बढ़ा दूं, लेंथ बढ़ा दूं तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, लेंथ घटा दूं तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा, छोटा हो जाएगा। और डायरेक्शन तो पता ही है कि हेड टू टेल टू हेड डायरेक्शन होता है, तो टेल टू हेड डायरेक्शन लिया जाता है। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो एक ये मेथड हो गया कि हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे थे इसको ग्राफिकल फॉर्म में, एक एरो बना करके इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक फॉर्म में। वेक्टर को सिंबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो ए वेक्टर बनाना हो तो ए के ऊपर एरो लगा देंगे, या क्या कर सकते हैं कि ए लिखेंगे बोल्ड एकदम मोटा करके, ऐसे लिख सकते हो बोल्ड। अच्छा,
अगर मैं ए वेक्टर को ऐसे मोड लगा दूं तो दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इस ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये हो गया होगा, इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि मोड जो है मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ अगर हम छोटा वैल्यू लिख दे, जैसे कि सिर्फ यहाँ पे ए लिख दे जो कि बोल्ड नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये भी मैग्नीट्यूड को ही बता रहा है। दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो दोनों बात में अंतर है। अगर मैं ए पे साइन लगा दूं तो दिस इज वेक्टर, और अगर मैं ए पे एरो साइन के अंदर मोड डाल दूं तो दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। ये बात समझना है कि मैग्नीट्यूड मतलब मोड लगा देने से मैग्नीट्यूड हो जाता है और एरो रहने से पूरा वेक्टर रहता है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगा, कितना वैल्यू है, लेकिन इसके पास वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि वो वेक्टर है। और अगर वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके पास वैल्यू भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर को हमने लिखा और लिख दिया यहाँ पे 2 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर है, हमने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया है लेकिन डायरेक्शन ही नहीं लिखा है कि किधर है। तो लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन आई कैप है, आगे बताऊंगा कि क्या है, या डायरेक्शन लिखना पड़ेगा मान लीजिए ईस्ट के तरफ, या डायरेक्शन लिख दिए नॉर्थ ईस्ट के तरफ। तो डेट मीन्स कि ये डायरेक्शन हमें बतानी होगी, दिस डायरेक्शन हमको बताना होगा। या 30 डिग्री पे है, ये बता दीजिए 2 मीटर एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल, ये चीज हमें बताना होगा। जब तक आप ये अटैच नहीं करोगे तब तक आप ए वेक्टर बराबर 2 मीटर नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप वेक्टर लिखे हो तो हाँ, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखा हूं कि ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 2 मीटर तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है मैग्नीट्यूड लिखे हो तो मैग्नीट्यूड में हम ये ध्यान नहीं देते कि वो किस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर वेक्टर लिखे हुए हैं तो भाई साहब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये बात दोनों अटैच होती है वेक्टर के साथ, इसलिए हमें ये एकदम बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि जब कभी भी वेक्टर निकालने बोले कि हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, हमें फोर्स वेक्टर चाहिए, तो जब कभी भी ये वेक्टर की पूछे कि हमें कैलकुलेट करना है तो दिमाग में आना चाहिए कि वेक्टर पूछा है तो मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। हाँ, अगर ये बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए, तो भाई साहब पहले ही वो बोल दिया है कि हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम बताएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में सवाल पढ़ते हैं वहां पे आंसर में हमें डायरेक्शन भी देना होता है आंसर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड आंसर हम दे रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है, और इस बात को यहाँ पे हमें पकड़ लेना है कि हमें वेक्टर जब भी पूछेगा तो उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आंसर होगा, और यदि मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा, फिर डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अरे वेक्टर में ध्यान रखना है कि जब भी वेक्टर का कैलकुलेशन होगा तो स्केलर वेक्टर मैग्नीट्यूड उसका और उसकी डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये 2 प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। अब क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट करा है ना, एक एरो साइन से रिप्रेजेंट करा, और साथ ही साथ हम उसको कैपिटल लेटर से और उस पर एरो लगा कर भी रिप्रेजेंट करा कि मान लीजिए कि यह एक ग्राफिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वेक्टर का नाम ए है, जो कि इस तरह से लिखा गया ए वेक्टर। ये भी एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है, जिसका नाम बी है, और ये बी वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल कैपिटल लेटर, तो सिंगल कैपिटल लेटर ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा बुक में स्मॉल लेटर से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आप कर सकते हो, या कैपिटल से भी कर सकते हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हेड टू टेल भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, सॉरी हेड टू टेल नहीं, टेल टू हेड। अगर ये ए है, ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है, थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, ये मान लीजिए पी है, यहाँ पे क्यू है, तो आप इसका नाम दे सकते हो पी क्यू वैक्टर, ठीक है। ये कौन सा लिखा हुआ है, पी क्यू वैक्टर, क्यूपी वैक्टर नहीं लिख देना, क्यूपी वैक्टर जैसे लिखेंगे उल्टा लिखा जाएगा। हमें लिखना नाम किधर से, पी से क्यू की तरफ वैक्टर है, डायरेक्टेड किधर है उस डायरेक्शन में लिखना है, तो डायरेक्टेड है पी से क्यू की तरफ, तो डायरेक्शन होगा पी से क्यू की तरफ, ठीक है। यहाँ पे तो इस प्रकार से वेक्टर का नेमिंग करते हैं कि स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, या साथ ही साथ जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे सिंगल कैपिटल स्मॉल भी यूज करते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर भी यूज करते हैं,
और इस प्रकार से वेक्टर का नेमिंग किया जाता है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर में सम वेक्टर्स क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स विद एन एरो अबव इट। क्योंकि एरो का इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, वेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा या तो बोल्ड लेटर से करेंगे या तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, दो चीज कर सकते हैं। तो जहां भी एरो लगा हुआ मिलेगा जैसे इस प्रकार से, तो कुछ कुछ सिंबलाइज बनाया गया है। जैसे पोजीशन वेक्टर के लिए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के लिए हमेशा यहाँ पे बुक वगैरह में इस्तेमाल करता है आर कैप, मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, या यहाँ पे आर वेक्टर का इस्तेमाल करता है। तो आर वेक्टर यूज कर रहे हैं मतलब पोजीशन वेक्टर है। क्या है वो? पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर के लिए हम लोग वी का इस्तेमाल करते हैं, तो वी वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर को बता रहा है। अच्छा, डायरेक्शन पलटनी नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत जगह पे गलती क्या करते हैं कि वेक्टर इधर है ना, तो यहाँ पर इसका भी डायरेक्शन इधर चढ़ा देते हैं। नहीं, ये नहीं करनी है, दिस इज बिग मिस्टेक। हम इसके डायरेक्शन वेक्टर के ऊपर जो साइन लिख रहे हैं, हम किसी भी वेक्टर के लिए जो साइन यूज कर रहे हैं, वो एक तरह का सिंबलाइज फॉर्म है। वो ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्शन को बता रहा है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, है ना, बहुत ये गलती होती है कि अगर ऐसे वेक्टर बना हुआ है ना तो ये ठीक है, ए वेक्टर ठीक है, लेकिन अगर मैं वेक्टर ऐसे बना दूं तो बी वेक्टर ऐसे बनाने लगते हैं ढेर। ये नहीं बता रहा होता डायरेक्शन, सिंबॉलिक फॉर्म है वो सिंबल क्या है? वो सिंबल क्या है कि आपको लेटर के ऊपर ऐसे एरो लगाना है, तो एरो फॉरवर्ड ही लगाना है, बैकवर्ड नहीं लगाना है। एरो आप बैकवर्ड नहीं लगा सकते, ये कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन ये है, इसलिए वेक्टर उल्टा है, सीधा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेटर जिस प्रकार से आप लिखो उस लेटर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको उस पे एरो लगानी है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि ए एक वेक्टर है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हमें लगानी है एरो। ठीक है, बी वेक्टर है तो इस प्रकार से बी वेक्टर है। अब चाहे उल्टा डायरेक्शन में ऐसे रहे तो ये सी वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से इधर पलट के इसकी डायरेक्शन इधर लिख देंगे। या कोई ऐसे वेक्टर है सपोज डेट, और इसका नाम हम यहाँ पे सी लिखे हुए हैं ऐसे, तो यहाँ लगाएंगे ऐसे, ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो हम लेटर वहां पे कैसे लिख रहे हैं और उस लेटर के माथे पे हमें एरो लगानी है, वो भी आगे के साइड में फॉरवर्ड लगानी है, वो वेक्टर को देखते हुए एरो नहीं लगानी है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है कि वेक्टर को देखते हुए एरो नहीं लगानी है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप नेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेमिंग जब भी करना हो तो इस प्रकार से करें और सिंबलाइज करें, तब आपका जो है सही माना जाएगा। अब फोर्स के लिए हम लोग एफ लिख के चलते हैं, तो फोर्स के लिए एफ लिखते हैं, तो बहुत जगहों पे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसी वेक्टर को। अब बात आती है कि हमने देख लिया कि स्केलर क्या क्या होता है और वेक्टर की क्या बेसिक फॉर्म्स हैं, वेक्टर को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने दो तरह से देखा कि एक तो है कि ग्राफ बना करके लाइन बना के समझ लेते हैं, एरो लगा देते हैं जिसमें टेल होता है और क्या होता है, हेड होता है। अब बीच की जो पार्ट है वो क्या बता रहा होता है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। जैसे सपोज डेट मैं इसको कहूँ कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज व्हाट। अगर सपोज डेट इसको मैं हेड बोल रहा हूँ क्योंकि आगे का हिस्सा है, लिख रहे हैं हम इसी से, तो ये हेड है और ये क्या है, टेल है। और इसकी जो बीच की लंबाई है वो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूंगा वेक्टर विल बी चेंज। ध्यान रखें, वेक्टर चेंज करता है यदि मैं उसकी डायरेक्शन बदल दूं, वेक्टर चेंज करता है यदि मैं उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं। तो वेक्टर विल चेंज इफ मैग्नीट्यूड विल बी चेंज्ड, वेक्टर विल चेंज इफ द डायरेक्शन इज चेंज। यदि मैं ये कहूं कि एक 2 न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में, और कोई कहेगा कि 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, कोई कहेगा ठीक है 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, ये तीनों वेक्टर्स अलग हैं, भले ही तीनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, बट ये ऑल 3 वेक्टर्स आर डिफरेंट। यदि आपको कहना होगा कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, बिकॉज तीनों की अलाइनमेंट अलग अलग है, तीनों की एंगल अलग अलग है। अब तीनों की डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर चेंज कब होता है, जब या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, वो तो साफ दिख जाएगा, है ना, कि 4 न्यूटन का कोई है और कोई 2 न्यूटन का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोलोगे भाई वेक्टर चेंज हो गया बिकॉज इसकी लेंथ चेंज हो गई है। या जैसे ही हम डायरेक्शन में इधर उधर कर दें तो भी वेक्टर बदल जाता है। इसीलिए वेक्टर का जो बदलाव हो 2 तरीके से हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स के बारे में कि व्हाट इज टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स, किसके कितने टाइप्स हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पे अलग अलग इसके टाइप्स बनाए गए हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ओरिएंटेशन के आधार पे वेक्टर्स के टाइप बनाए गए हैं।
ओरिएंटेशन का मतलब कौन कैसे रखा हुआ है, कौन कैसे जुड़ा हुआ है, इस आधार पे हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार के वेक्टर्स हैं। तो ओरिएंटेशन के आधार पे अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो पहला आता है पैरेलल वेक्टर्स। कौन है? पैरेलल वेक्टर्स। तो कहा जाता है कि वैसे वेक्टर्स जिसकी डायरेक्शन सेम हो उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। दीज आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। जैसे रेल के पटरी, रेल के पटरी क्या एकदम सीधे सीधे चलता है ना, एकदम बिल्कुल पैरेलल लाइन बनाते हुए चलता है, इधर उधर नहीं चलता, वो घूमेगा तो दोनों घूमेगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं एक डायरेक्शन में देखूं कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करके, तो कुछ इस प्रकार से ही लाइन ड्रॉ हो रहा होगा वहां पे। कहीं पे भी अगर मैं देख रहा हूं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि जो पटरी होता है बिल्कुल एकदम पैरेलल लाइन की तरह होता है, मिट नहीं करता है और डिस्टेंस मेंटेन रहता है। तो ये जो वेक्टर्स कहलाएंगे दिस आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। अब ये पैरेलल वेक्टर्स मतलब पैरेलल लाइन आप समझ सकते हो, है ना, जिसको हम एंड तक आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, दैट इज द पैरेलल लाइंस। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब ये जो वेक्टर्स हैं पैरेलल वेक्टर्स, ये बड़े छोटे हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा वेक्टर बड़ा वेक्टर के पैरेलल हो, ये हो सकता है। तो कोई छोटा वेक्टर बड़ा वेक्टर के पैरेलल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ये है कि अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे कहीं पे भी, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, मेंटेन रहे। दिस इज द पैरेलल लाइंस। तो ये कॉन्सेप्ट को पूरा करेगा। अब चाहे वेक्टर छोटा है बड़ा है उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी चीज भाषा में अगर हम कहें कि पैरेलल वेक्टर्स अगर रहेंगे जिनकी डायरेक्शन अगर सेम रहेगी तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि वैसे वेक्टर्स है ना जिनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा 0 डिग्री हो, दीज आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। उसको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स के बीच के जो एंगल है वो 0 डिग्री। अभी मान लो देखेंगे कि कैसे एंगल निकालते हैं, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। इसके बाद आती है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए दो वेक्टर को इक्वल होने तभी माना जाएगा जब उनके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ, जैसे देखते हैं यहाँ पे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है, और तो पी वेक्टर की जो लेंथ है और क्यू वेक्टर की जो लेंथ है वो दोनों सेम है, और साथ ही साथ इसका सेंस भी सेम है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे कि P इज इक्वल टू क्यू। वैसे अगर हम यहाँ देखें तो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन बी वेक्टर की है। तो पहली चीज की ये दोनों पैरेलल हैं, और साथ ही साथ इनकी जो बीच की लेंथ है वो लेंथ बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, बराबर है। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि यदि ये वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि डायरेक्शन जो होता है, जो डायरेक्शन होता है दोनों वेक्टर की वो भी बराबर होता है। तो वेक्टर की डायरेक्शन बराबर है और वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों बराबर है। मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर में इसको दिखाए हुए डायरेक्शन निकाल करके, डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों बराबर होता है तो उस वेक्टर्स का नाम है इक्वल वेक्टर। दिस आर द इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स से ही बना हुआ है, यदि वेक्टर्स पैरेलल होंगे तभी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन सेम तो होना पड़ेगा, है ना। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है तो इसको इक्वल बोल देते हैं, दिस इज द इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का मतलब उल्टा रहेगा, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट रहेगा। एक आगे जा रहा है देखो ये पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है देखो ये पीछे जा रहा है। ये भी बड़ा छोटा हो सकता है। यहाँ जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स उसको बोलते हैं जिसके एंगल जो बनता है दोनों वेक्टर्स के बीच में वो 180 बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब अपोजिट चीजें के बीच एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो इस प्रकार से 180 का एंगल बनेगा। नेक्स्ट जो आता है वो निगेटिव वेक्टर्स है। तो निगेटिव वेक्टर कहलाता है, जैसे इक्वल वेक्टर में क्या था कि पैरेलल वेक्टर थे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, वैसे ही इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल बट मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहाँ पर A और B की मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ पर P और Q की मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दैट मीन्स इट इज नोन एज द नेगेटिव वेक्टर। इस बिकॉज इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है और साथ ही साथ क्या है, उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर किसी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना हो तो उसका कुछ नहीं करना। जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर था P और इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है -P, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को पलट देनी है, मैग्नीट्यूड को सेम रखनी, मतलब लेंथ जितना है उसको उतना रखेंगे। दिस इज कन्वर्टेड इन नेगेटिव वेक्टर।
तो नेगेटिव वेक्टर बनाना सबसे आसान होता है। नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए जो वेक्टर को नेगेटिव बनाना है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर इधर की तरफ अलाइन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो इधर की तरफ अलाइन है, अगर मुझे नेगेटिव बनाना तो कुछ नहीं करना है, इसे पलट देना है इधर, तो डायरेक्शन हो गया अपोजिट, मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो डायरेक्शन अपोजिट करना तो है, मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सॉरी नेगेटिव वेक्टर्स, ओके। अब आगे हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। तो कह रहा है कि कोलिनियर वेक्टर्स आर साइड टू बी द कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन। अब इस वेक्टर में आकर के दोनों वेक्टर जुड़ जाते हैं। आपका जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, और साथ ही साथ जो एंटी पैरेलल वेक्टर हमने पढ़ा, एंटी पैरेलल वेक्टर जो पढ़ा, ये दोनों वेक्टर्स आकर के जुड़ जाते हैं। और इन दोनों वेक्टर्स का जो मतलब ये जो अलाइनमेंट है, कह रहा है कि इनकी दोनों के जो अलाइनमेंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन पे आ सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को अलाइन करूं, ठीक है, पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर को, कि ये पैरेलल वेक्टर्स है, तो अगर जब मैं अलाइन करूंगा, इसको नीचे खसकाऊंगा तो एक ही पे आ जाएगा, है ना, एक ही सेंस पे आ जाएगा। या अगर एंटी पैरेलल कोई वेक्टर है तो ये भी एक लाइन में आ जाएगा। तो अगर किसी एक ही लाइन पे दोनों लाई कर सकते हैं, आगे सकते हैं किसी प्रकार से, उसको आगे पीछे स्लाइड करने पे, ठीक है, तो वो अगर आ सकते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि दीज आर नोन एज द कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स में जो थीटा होता है या तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री पे जो जुड़े हुए वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज उनकी जो अलाइनमेंट है वो एक डायरेक्शन में आनी चाहिए, एक पे आनी चाहिए। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल का मतलब होता है कि एक ही जगह से शुरू करें। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो अगर एक ही जगह से अगर स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज द कोलिनियर वेक्टर, सॉरी को इनिशियल वेक्टर्स। इस पॉइंट से ये इनिशिएट हो रहे हैं तो दिस इज द को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा को टर्मिनल वेक्टर, मतलब एक पॉइंट पे आकर के सब मिल रहे हैं, दिस इज नोन एज को टर्मिनल। टर्मिनल मतलब टर्मिनेट कर जा रहा है एक पॉइंट पे, तो दिस इज नोन एज द को टर्मिनल वेक्टर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगला कोप्लानर वेक्टर्स हैं। तो कोप्लानर वेक्टर्स किसको बोलते हैं, कि वैसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो। अगर एक प्लेन में सारा वेक्टर्स लाई कर गया, कागज के एक टुकड़ा हमने लिया, मतलब एक प्लेन बनाया और उस प्लेन में ही सारा वेक्टर लाई कर गया, तो उसको बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। जैसे मैंने यहाँ एक 2 डायमेंशनल शेप का मान लीजिए XY कोऑर्डिनेट एज्यूम करा है, और इस XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारे वेक्टर्स आ जा रहे हैं, चाहे अलाइनमेंट कैसा भी हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं कि कोई ऐसे है, कि कोई इधर से है, कि कोई इस तरफ से है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ यह है कि एक ही प्लेन में है कि नहीं है। अगर एक ही प्लेन में सारे वेक्टर्स आ रहे हैं तो दीज आर नोन एज कोप्लानर वेक्टर्स। तो ये है कोप्लानर वेक्टर्स। 3 और मोर देन वेक्टर्स आर साइड टू बी द कोप्लानर वेक्टर्स इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। ये अगर सही एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स बोलेंगे। नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, तो कह रहा है 3 और मोर देन वेक्टर्स आर साइड टू बी द नॉन कोप्लानर वेक्टर्स इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्पेस। तो जैसे मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक है, अब रूम में आप क्या कर रहे हो कि इस दीवार पे एक लाइन खींच दिए हो, इस दीवार पे एक लाइन खींच दिए हो, ऊपर वाले मान लीजिए सीलिंग पे कुछ खींच दिए हो लाइन। तो भाई साहब ये तीनों अलग अलग प्लेन पे चला गया, कोई नीचे वाले प्लेन पे है, कोई साइड वाले प्लेन पे है, कोई इस साइड वाले प्लेन पे है, कोई मान लीजिए बैक साइड वाले प्लेन पे है। तो डेट मीन्स अलग अलग साइज वाला प्लेन पे हो गया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दिखाए गए हैं कि कोई बैक साइड फेस पे है, कोई फ्रंट पे है, कोई इधर है, कोई ऊपर है। तो ये जो वेक्टर्स दिखाए गए हैं दीज आर द नॉन कोप्लानर, मतलब एक प्लेन में नहीं है। एक प्लेन में आने का मतलब है कि मैं एक कागज का सीट रखूं तो सब उस पर लाई कर जाए, दैट मीन्स वन प्लेन, एक प्लेन में वेक्टर हो गया। जैसे अगर बहुत सारे वेक्टर में ऊपर ही बना देता, इसी में सिर्फ बना देता ऊपर के साइड में, कि लो एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर। अब चाहे डायरेक्शन कैसे भी हो लेकिन सब अपवर्ड है, अपर वाले फेस पे ही है, इस पे है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर व्हाट, दीज आर कोप्लानर वेक्टर्स। बट चूंकि इसकी डायरेक्शन अलग अलग, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है, कभी कोई इधर है, कोई इस साइड पे है, कोई फ्रंट साइड पे है, कोई बेस साइड पे है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जो अलग अलग फेसेस पे दिखाई दे रहे हैं, वो जो है वो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स के उदाहरण है, वो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है। बात समझ में आई? नेक्स्ट आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर इफेक्ट के आधार पे। पहले हम लोग देख रहे थे ओरिएंटेशन के आधार पे कि ओरिएंटेशन कैसे है, एक डायरेक्शन में है, उल्टा है, बराबर है, नेगेटिव है, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, एक जगह टर्मिनेट कर रहा है, एक ही प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है। तो इस आधार पे हमने बात करा, दीज आर द
कि ओरिएंटेशन क्या है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट के आधार पे, इफेक्ट के आधार पे जो है किस प्रकार से हम लोग देखेंगे इफेक्ट के आधार पे, ठीक है। तो इफेक्ट के आधार पे देखेंगे, जैसे पहला है पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हैविंग द स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर्स। कह रहे कि वैसे वेक्टर्स जिसका इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसको हम लोग पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में इसका इफेक्ट हो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में होता है, जहां भी मेजर्ड होगा तो एक स्ट्रेट लाइन में इसका इफेक्ट रहेगा। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी अगर एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी मेजर करी जाएगी एक डायरेक्शन में। वैसे ही एक्सेलरेशन, वैसे ही फोर्स। ये जो आपको वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज आर व्हाट, दीज आर इसका जो इफेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, इसीलिए इसको हम लोग पोलर वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वो है एक्सियल वेक्टर्स। तो जो एक्सियल वेक्टर्स हैं उसका इफेक्ट जो है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं जिसका इफेक्ट रोटेशनल होता है, सर्कुलर होता है, दिस इज नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क। तो ये जो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क, ये सब जो है ये क्या है, एक्सियल वेक्टर्स है। दीज आर द एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है सब सर्कुलर पढ़ेंगे, वहां सारी क्वांटिटी हमें क्लियर करेंगे। अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं, बस खाली समझ के चल रहे हैं कि ये जब जो क्वांटिटीज हैं वो एक्सियल वेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर की एडिशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर को ऐड करने की, कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। चलिए इसके पहले हम दो कॉन्सेप्ट और बताते हैं जो कि यहाँ पे लगता है मिसिंग हो गया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वेक्टर के बारे में कुछ अगर हम लोग इसके पहले एंगल के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग को दिया गया है पढ़ने के लिए, खास करके कॉपी पे खींच के समझने के लिए, ठीक है। वो क्या दिया गया है कि मान लीजिए कोई वेक्टर किसी प्लेन में रखा हुआ है ना। अब किसी प्लेन में रखा हुआ है तो इसको आप क्या कर सकते हो, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन आगे पीछे आप खिसका सकते हो। मतलब आप इसके आगे ले जा सकते हो या इसको आप पीछे ले जा सकते हो। लेकिन हाँ, वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी यदि आप लंबाई में कोई चेंज ना करें, है ना। बनाते समय यदि लंबाई में चेंज नहीं करना, जो वेक्टर ए है वही वेक्टर आगे भी है, वही वेक्टर पीछे भी है। मतलब वेक्टर को आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो। मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इंडिपेंडेंट इफ यू स्लाइड अलोंग द लाइन। अगर वेक्टर को अलोंग द लाइन अगर आप स्लाइड कर रहे हो, अलोंग द लाइन अगर आगे पीछे कर रहे हो, दिस इज द अलोंग द लाइन, ओके, दिस इज द अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन यदि आप इसको आगे पीछे कर रहे हो तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है। दिस इज द अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। मतलब इसी के जस्ट नीचे लाके हम बना सकते हैं, यहां दिखा दिए या इसको ऊपर दिखा दिए। तो इस ए वेक्टर को हम ऊपर भी दिखा सकते हैं, ए वेक्टर को नीचे भी दिखा सकते हैं, ए वेक्टर को प्लेन में पीछे भी, जैसे इसको नीचे हम ला दिए तो इसको इधर भी ला सकते हैं, है ना। इसको और आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो ए वेक्टर्स हैं वो किसी प्लेन में इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप एक वेक्टर को उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, या एक वेक्टर को आप उसको आगे के पीछे उसके लाइन पे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लेकिन उस समय ध्यान ये रखना है कि वेक्टर की ना तो मैग्नीट्यूड बदलना है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इस प्रकार से वेक्टर का जो है वैल्यू वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा, रिमेन्स चेंज रहे, मतलब वो उतना ही रहेगा, ठीक है, अनचेंज रहेगा, नहीं बदलेगा वो। चाहे उसको आप अलोंग द लाइन शिफ्ट करें, चाहे उसको आप पैरेलल शिफ्ट करें, तो किसी प्रकार से अगर आप उसको शिफ्ट करें, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है, तो इससे वेक्टर की वैल्यू नहीं बदलती है। और इस शिफ्टिंग का यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि वेक्टर के बीच में एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हमने क्या सीखा है अभी तक कि वेक्टर को जनरली क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है तो इसका टेल है, इसका क्या है, हेड है। तो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए हम दो स्टेप में इस बात को समझेंगे। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट,
पहला स्टेप क्या है कि आप वेक्टर को हेड टू टेल जोड़ें। तो सबसे पहले दो वेक्टर्स को क्या करें, हेड टू टेल जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, हेड टू टेल। एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। पहला स्टेप यह है कि हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ेंगे, टेल टू टेल जोड़ेंगे। अगर सवाल में हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ करके दिया हुआ है तब तो आसान है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन यदि हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको कोशिश करना है कि हेड टू हेड या टेल टू टेल बना दें। अगर हम ऐसा कर पाए तो स्टेप टू क्या करना है, स्टेप टू क्या करना है कि अगर मैं हेड टू हेड या टेल टू टेल दोनों को जोड़ दिया, ठीक, तो जोड़ने के बाद जो है उसमें से जो लोवेस्ट एंगल होगा, जो छोटा एंगल होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा, उस एंगल को आप जो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलोगे। वो एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, वेक्टर कहलाएगा। तो डेट मीन्स कि हमें क्या करनी है, सबसे पहले कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालनी है। अब एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ दो। तो हमने कहा ठीक है, हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद की आगे बात क्या है कि जोड़ने के बाद अब उसमें से छोटा एंगल देखेंगे कि उसमें से स्मॉलर एंगल कौन सा है। जो एंगल स्मॉलर होगा वही एंगल जो है एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। जैसे अगर मैं इस यहाँ पे एक सवाल को देखूं, जैसे ऐसे मैंने दे दिया, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, तो यहाँ हमें जो है इसके एंगल बताने हैं कि ए बी के बीच एंगल क्या है। यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल देखिए इधर से बन रहा है, एक एंगल अगर हम ध्यान से देखें तो अपवर्ड बन रहा है, ये बन रहा है। अब ये दोनों एंगल में कौन एंगल बड़ा है बताया जाए, इन दोनों एंगल में कौन एंगल बड़ा होगा, तो कहोगे सर ये वाला बड़ा होगा, बिकॉज इधर वाला तो बहुत ही बड़ा है ना। तो ये जो एंगल है, अगर मान लेते कि थीटा है और ये इधर के साइड अल्फा है, तो थीटा को बोला जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये चीज हमें क्लियर करना होगा कि एंगल निकालने आना चाहिए कि हम वेक्टर्स का एंगल कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर्स के एंगल निकालने के लिए हमने स्टेप बना दिए हैं, इस स्टेप को फॉलो करना है और फॉलो करके एंगल को निकाल लेना है, तब जाकर के हम आगे के कैलकुलेशन को सीख पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला काम है एंगल निकालना। अब हम 2-3 सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ पे कोई वेक्टर ए है और यहाँ पर कोई वेक्टर बी है और यहाँ कुछ एंगल दिया हुआ है, सपोज दैट 120 डिग्री। अब बताना है क्या ए और बी के बीच में एंगल क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है, बिटवीन वेक्टर्स क्या है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि एंगल बिटवीन वेक्टर, तो हमने कहा था कि वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ना है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको जोड़ देना है। हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ वेक्टर्स जो है हेड टू हेड टेल टू टेल नहीं जुड़ा है, हेड टू टेल जुड़ गया है। किस ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जुड़ गया है। तो हमें इसको जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए हमने क्या कहा है कि वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है कि आप वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं इस ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकता हूं, मैं इसको आगे दिखा सकता हूं कि देखो भाई ए वेक्टर आगे आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं अलोंग द लाइन आगे शिफ्ट कर सकता हूं। जैसे ही हम वेक्टर को आगे शिफ्ट करेंगे तो इस वेक्टर को हम थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, इस वेक्टर को हम थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे कि मेरा आगे जो वेक्टर रखा हुआ है, 1 मिनट मिट गया है, इसके आगे जो वेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, यही वेक्टर जो है आगे हो गया, जो इस तरफ वाला वेक्टर आगे चला गया है। डेट मीन्स कि अब ये जो वेक्टर ए है उसका टेल और जो वेक्टर बी है उसका टेल आपस में जुड़ गया है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने कहा था कि हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ना है, वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, दूसरा व्यक्ति ये भी कर सकता है कि हम ए को आगे न ले जाकर के बी जो है उस बी को ही पीछे कर दें। जैसे मैं बी को पीछे खिसका दूं तो ये बी वेक्टर हो जाएगा और इस बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में एंगल बन जाएगा। तो दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। तो पहली बात ये समझ में आई होगी अभी कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे हम लोग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से एंगल बिटवीन वेक्टर हो रहा है। अब ये थीटा होगा कितना, तो चूंकि 120, 1 मिनट ये दिखाई नहीं देगा, 120 जो हो गया यहाँ पे एंगल हो गया, तो 120 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180। तो थीटा की एंगल आ जाएगी 60 डिग्री। इसका मतलब यह है कि थीटा इज 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज व्हाट, 60 डिग्री, 120 नहीं है। तो ये है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो जब भी वेक्टर्स का एंगल निकालना हो तो इस बात का हमें ध्यान रखना है
कि वेक्टर्स कैसे भी दिए हों हमें उसे हेड टू हेड या टेल टू टेल बनाना है। और ऐसा करने के लिए हमारे पास जो रूल है, ये शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को पैरेलली आप नीचे ला सकते हो कहीं जरूरत हो तो इस प्रकार से वेक्टर को आप अप्लाई कर सकते हो और इससे आप एंगल निकाल सकते हो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बता सकते हो। जब तक एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप नहीं बता पाएंगे तब तक आगे का प्रोसेस जो है रिजल्टेंट लिखने वाला और वेक्टर को जोड़ने वाला वो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए वेक्टर के एंगल हम लोग सबसे पहले निकाल रहे होते हैं कि एंगल वेक्टर कितना आ रहा है। अब बात आती है यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर की, ठीक है। एक स्लाइड जो है पीछे रह गया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कि वेक्टर जब ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद रिजल्ट क्या होएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब रिजल्टेंट ही है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग दो प्रकार के रूल पढ़ते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है और एक जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि मान लीजिए कि दो वेक्टर को आपको जोड़ना है, तो दो वेक्टर को आपको जोड़ना है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट लिखना है, ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट लिखना है। तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पे रख देना है। अगर इस प्रकार से अगर आप रख रहे हैं कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़े तो रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के तरफ होता है। ये ट्रायंगल लॉ है। फिर से सुने कि अगर दो वेक्टर इस प्रकार से जुड़ रहे हैं, दो वेक्टर इस प्रकार से जुड़ रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इस वेक्टर का जो हेड है इस वेक्टर की टेल से अगर जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, दिस इज द रिजल्टेंट। और चूंकि यह एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है इसीलिए इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आई कि दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिकॉज यहाँ से एक ट्रायंगल बना दे रहा है। लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तभी लगाएंगे जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा हो सवाल में। अगर ऐसा दिखाई दे रहा हो तो वहां पे हम कहेंगे कि रिजल्टेंट टेल टू हेड होगा और दिस इज द रिजल्टेंट। बात समझ में आई? तो ये होगा रिजल्टेंट। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए एक वेक्टर यहाँ पे ए है जी नीचे के साइड में जिसका हेड ये है, एक वेक्टर बी है जो कि ऊपर के साइड में है, इसका टेल यहाँ है। तो हेड टेल आपस में जुड़ा तो रिजल्टेंट टेल टू हेड होगा। रिजल्टेंट कहाँ होगा? टेल टू हेड होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हेड टू टेल जुड़ा, हेड टू टेल जुड़ा, हेड टू टेल जुड़ा तो रिजल्टेंट टेल टू हेड होगा। तो रिजल्टेंट टेल टू हेड होगा और दिस रिजल्टेंट इज टेल टू हेड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सी वेक्टर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सी बिकॉज रिजल्टेंट है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आर वेक्टर की वैल्यू जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार से हम रिजल्टेंट लिखते हैं ट्रायंगल लॉ के अंदर। फिर हम लोग अभी प्रूफ करेंगे कुछ देर में कि रिजल्टेंट कितना आएगा। अभी देख लेते हैं। दूसरा जो है पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं कि वेक्टर्स हेड टू हेड या टेल टू टेल जुड़ा हुआ रहता है। फिर से सुन लें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर कैसे जुड़ेगा? हेड टू हेड जुड़ेगा या भाई साहब टेल टू टेल जुड़ेगा। अगर वेक्टर हमें दिखाई दे रहा है टेल टू टेल जुड़ा हुआ, अगर वेक्टर हमें दिखाई दे रहा है हेड टू हेड जुड़ा हुआ, तो कौन सा लॉ लगाएंगे? वहां पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि रिजल्टेंट जो है उसका लीडिंग डायगोनल होता है। मतलब आपको दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, और इस ए और बी वेक्टर से बनने वाला सबसे पहले एक हम क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड करके यहाँ ए आगे ला लिया गया, बी वेक्टर के से एक बी वेक्टर के साइड बना दिया गया है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक जो है पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो ए और बी वेक्टर चूंकि यहाँ पर टेल टू टेल जुड़े हैं तो रिजल्टेंट जो होगा वो लीडिंग डायगोनल होगा। दिस इज द रिजल्टेंट और दिस इज द रिजल्टेंट सी वेक्टर। तो जब वेक्टर का रिजल्टेंट इस प्रकार से कब लिखा जाएगा? जब दो वेक्टर्स हेड टू हेड या टेल टू टेल जुड़े हुए होंगे तो हम वहां पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ से जो हम लोग बता रहे हैं कि रिजल्टेंट ठीक बीच में जा रहा है। इन दोनों कहानी को फिर से समझें। हमने क्या कहा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कि वेक्टर हेड टू टेल जुड़ा हुआ अगर दिखाई दे दे, वेक्टर हेड टू टेल जुड़ा हुआ दिखाई दे दे तो रिजल्टेंट ऐसे बनाएंगे, पहला बात। फिर क्या कि अगर वेक्टर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, वेक्टर ऐसे दिखाई दे रहा है या वेक्टर ऐसे दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होगा वो लीडिंग डायगोनल के बीच में आएगा। वैसा करने के लिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम बना लिया गया ताकि पता चले कि ये जो है डायगोनल है, दिस इज द रिजल्टेंट।
इसको सी बोलिए, इसको आर बोलें, जो बोलना है बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज द आर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बीच में आ रहा है, बात ध्यान रखना है कि दो अगर एक ही पॉइंट से जुड़े हुए वेक्टर्स हैं, एक ही जगह पे टर्मिनेट करने वाले वेक्टर्स हैं, इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट, चूंकि डायगोनल पे आएगा। बट इसका जो रिजल्टेंट है टेल टू हेड वाले का, वो इस प्रकार से यहां तक टेल टू हेड होगा, ठीक है। तो ये दो बात हमने सीखा कि दो बेसिक रूल्स हैं वेक्टर को ऐड करने के, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके थ्रू जो है वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर्स को बना रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है एक, ये ट्रायंगल लॉ का ही भाई है, अलग नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ ही है। ट्रायंगल लॉ को रिपीटेड वर्जन है पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ढेर सारा वेक्टर जुड़ा हुआ है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, है ना। इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर वेक्टर जुड़ा हुआ है। अब इन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, तो वो क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ टेल टू हेड के तरफ है, तो ये तो वही हो गया, ट्रायंगल लॉ ही हो गया। अगर हम लोग वन बाई वन देखें भी, इसको थोड़ा सा हम इरेज करें और वन बाई वन हम देखें तो हम कह सकते हैं कि देखिए ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जुड़ा, तो रिजल्टेंट ए वेक्टर के हेड से टेल से हेड के तरफ होगा। और ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर को कहेगा अच्छा ठीक है, इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट ये होगा। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और साथ में ऐड हो जाएगा सी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो गया तो ये बना। अब यहाँ देख रहे हैं कि फिर इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से जुड़ गया है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट ई वेक्टर, जिसकी वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो चूंकि इससे ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो इस प्रकार से रिजल्टेंट लिखी जाती है यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ में। पॉलीगॉन लॉ एक ट्रायंगल लॉ ही है, उसमें रिपीटेड वर्जन इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि वेक्टर को आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कम्यूटेटिव रूल्स हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है वेक्टर्स का कि तीन वेक्टर को अगर ऐड करना है तो दो को पहले ऐड करके तीसरा में ऐड करें, या पहला को करें फिर बाद में दोनों को आपस में करें, तो इस प्रकार से वैल्यू बराबर आएगा। तो ए प्लस बी मतलब पहले जोड़ करके तब तीसरा को जोड़ें, या लास्ट के दोनों को जोड़ के तब जोड़ें, तो बात बराबर आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या कर रहे थे कि दो वेक्टर की रिजल्टेंट लिख रहे थे ट्रायंगल लॉ से। यहाँ पर भी हम लोग सब्सट्रैक्शन में भी जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो ट्रायंगल लॉ से ही लिखेंगे। थोड़ा सा देखें कैसे। ये ए वेक्टर्स है और ये जो है बी वेक्टर्स है, इसी से बनाया गया है उसको, थोड़ा सा अगर समझना है तो। कि मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिएगा है ही दिया हुआ, और ये ऊपर के साइड में बी वेक्टर है। तो चूंकि हमको बनाना है ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करना होगा। अगर मैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर कर दूं तो ये ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो बी वेक्टर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है इसको नीचे की तरफ में दिखाया गया है, ताकि ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर और ये ए वेक्टर हो गया है। अब ध्यान से देखिए, इस ए वेक्टर का हेड और माइनस बी वेक्टर का टेल आपस में एक जगह जुड़ गया है। तो ए वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर आपस में जुड़ा हो तो उसका रिजल्टेंट होता है टेल टू हेड। किससे? ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ ही तो कहता है कि कोई भी वेक्टर का हेड अगर दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है तो रिजल्टेंट टेल टू हेड होगा। रिजल्टेंट हो जाएगा टेल टू हेड। और दिस इज व्हाट, दिस इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और ये सोल्व होकर के आ जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए इज द डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम माइनस बी टू ए, है ना। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन क्या है? एक तरीके का एडिशन ही है, ये अलग नहीं है। जो भी नेगेटिव वेक्टर्स आ रहे हैं उसका एक प्रकार के एडिशन है, और हम एडिशन करके यहाँ पे लिख रहे हैं। तो a माइनस बी का शाब्दिक अर्थ है a प्लस माइनस बी, तो दिस इज ऑल्सो एडिशन। अब बात है वेक्टर एडिशन का कि वेक्टर हम लोग जोड़े कैसे, ट्रायंगल लॉ से कैसे जोड़ते हैं सर, किस प्रकार से वेक्टर को जोड़ी जाती है ट्रायंगल लॉ से, है ना। तो ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रायंगल लॉ से जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक वेक्टर p है दूसरा वेक्टर q है, ठीक है। एक वेक्टर p है दूसरा वेक्टर q है, और इस p और q वेक्टर को हमें जोड़ना है। p वेक्टर ये है, q वेक्टर ये है, ठीक है। यहाँ दिखाया गया है पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन इसको ट्रायंगल लॉ में अगर हम कन्वर्ट करें तो q वेक्टर जो है यहाँ वही q वेक्टर है यहाँ, तो इस q वेक्टर को हमने उठा के यहाँ रख लिया है। तो दो वेक्टर p और q जो है वो ट्रायंगल लॉ से जुड़ गए हैं, तो रिजल्टेंट बीच वाला हो जाएगा। इस प्रकार से रिजल्टेंट ये हो जाएगा। या अगर आप यहीं से देख रहे हो p q के,
तो रिजल्टेंट लीडिंग डायगोनल होगा, बिकॉज पी और क्यू जो है पैरेललोग्राम लॉ से एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इसका रिजल्टेंट बीच में होगा। ठीक है, तो ये बीच से पार कर रहा होगा, ये रिजल्टेंट होगा। अब इसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे तो सारा डेटा दिया हुआ है, मैं यहाँ पे अलग समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर्स जो है, ये वेक्टर जो है ए है और ए वेक्टर जो है ये बी है, और यहाँ जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, और हमें रिजल्टेंट चूंकि ट्रायंगल लॉ से पता है कि ये दिस इज द रिजल्टेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ये थीटा है, यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे डालूं तो थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, दिस बिकम बी कॉस थीटा, और ये साइड हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये बात समझ में आ गई कि बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा होगा। बहुत अच्छा। अब यदि मैं उस पूरे ट्रायंगल को एक मानूं, है ना, इसको ओ मान लूं, इसको कुछ और नाम दे दूं मैं एम एन, और मैं इस पूरे ट्रायंगल में चलूं, तो मैं कह सकता हूं कि आर जो है वो हाइपोटेनस है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लेकर चलूंगा, आर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर हो जाता है वो बेस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर, दैट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस, है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, इसके बाद बी साइन थीटा इसका स्क्वायर के बराबर होगा। और जैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दैट मीन्स आर जो रिजल्टेंट आ जाता है वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड हो जाती है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी चीज़ को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि हम किस प्रकार से कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, साइन कैसे ले रहे हैं, वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, और पूरा डिटो जो है यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला है, एक मिनट, रिजल्टेंट यहाँ है, हाँ, तो ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है आर, वो रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, इसी को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमने निकाला है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके रिजल्टेंट लिख सकते हो, दो वेक्टर की एडिशन करके मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। अब जैसे कि हमने बताया था कि वेक्टर है, तो वेक्टर का जो सम आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही आता है, तो दो वेक्टर को ऐड करने पर वेक्टर ही आएगा। तो वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं पता अभी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा से या tan अल्फा का यूज करेंगे हम लोग, और tan अल्फा का यूज करके डायरेक्शन निकालेंगे। दिस इज द q sin थीटा बटा p प्लस q cos थीटा, दिस इज द डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ से हम लोग अल्फा जो एंगल है, दिस इज द रिजल्टेंट का ए से एंगल है, ये ध्यान देना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का ए से जो एंगल है वो अल्फा है, और वो tan अल्फा आ रहा है q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा, तो ये tan अल्फा आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम फिर से बात कर लें, इधर जो हमने लिखा था, यहाँ पे अगर हम tan, ये जो एंगल है दिस इज द अल्फा जो कि रिजल्टेंट बना रहा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा दिस वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या, b sin थीटा, तो दिस इज b sin थीटा, है ना, डिवाइड बटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हो जाए a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो एंगल आ रहा है अल्फा, दिस एंगल इज द, दिस एंगल यहाँ जो शो करा गया है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बना रहा है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान में रखना है, एंगल जो है हम लोग जो निकाल रहे हैं, एंगल जो हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ जो एंगल आ रहा है रिजल्टेंट का अल्फा, वो अल्फा एंगल ए से आ रहा है, बी से नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बी वेक्टर से बना दूं, दिस इज द बी वेक्टर, तो यहाँ से भी एंगल बन जाएगा। मान लेते हैं कि बीटा है, सपोज डेट ए बीटा एंगल है, तो आप क्या लिख रहे हो कि tan अल्फा बराबर b sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दिस इज द थीटा, ये a वेक्टर को हमने आगे स्लाइड करा है, तो दिस इज द a वेक्टर, और a और b के बीच का जो मिनिमम एंगल होता है वो थीटा होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो ये हो गया, तो ये हो गया b sin थीटा डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय a प्लस इसका कंपोनेंट b का, तो b का कंपोनेंट हो जाएगा b cos थीटा, तो दिस इज b cos थीटा। तो अल्फा एंगल ए से बन रहा है, ए से बन रहा है, ये बात ध्यान रखना है कि ए से बन रहा है, इसलिए हम फॉर्मूला ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन यदि एंगल बीटा की हम बात करें, यदि एंगल हम बीटा की बात करें, तो ये पूरा फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पर बी के जगह ए पुट करना होगा, और ये होगा ए साइन थीटा डिवाइड बाय, ये ए के जगह चेंज हो जाएगा बी, और बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ जो एंगल लिया गया है वो v वेक्टर से लिया गया है, तो बीटा इज द एंगल फ्रॉम द v वेक्टर।
तो हमें एंगल लिखते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है कि एंगल लिखे तो किससे लिखें, इस वेक्टर से रिस्पेक्टिवली में एंगल लिखें या रिजल्टेंट का इस वेक्टर के रिस्पेक्टिवली एंगल लिखें। ये दोनों वेक्टर के रिस्पेक्टिवली अलग अलग एंगल आता है, इसलिए इस बात को हमें ध्यान समझना है। सवाल में बहुत जगह पे मिस्टेक यही होता है, एंगल ही नहीं लेने आता है वहाँ। हमें रिजल्टेंट का एंगल किससे लेना था, कितना डिग्री पे करना था, वो पता ही नहीं चला। इसकी वजह से सवाल में जो है गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए इसको सिर्फ रटना नहीं है। अल्फा इज द एंगल टेकन फ्रॉम द वेक्टर ए, तब फॉर्मूला आप ये लगाओगे। अल्फा इज द एंगल टेकन फ्रॉम द बी, तभी फॉर्मूला आप लगाओगे। तो ये जो फॉर्म्स हैं वो स्पेशल फॉर्म्स हैं और उसको हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो हम यहाँ पे फंस सकते हैं, लटक सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्या है, नेक्स्ट है वेक्टर्स आर पैरेलल। अब अलग अलग केस यहाँ पे बताया गया है, बहुत सारा वेक्टर्स जो हमने एडिशन सीखा है, उस एडिशन के आधार पे हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है अभी रिजल्टेंट का, उसके आधार पे अलग अलग केस है कि मान लीजिए कि वेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर के कंडीशन में क्या होगा। तो पैरेलल वेक्टर के कंडीशन में क्या होता है कि वेक्टर ऐड हो जाता है सिंपली, है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब वेक्टर सिंपली ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस पे दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पैरेलल लग रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपल बात खत्म, है ना। अच्छा, रिजल्टेंट का जो एंगल होगा पहले के जैसा ही रहेगा, 0 डिग्री पे ही रहेगा, उधर ही रहेगा सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि भाई साहब एक ऐसे है और दूसरा ऐसे रखा हुआ है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा 90 हो गया, थीटा 90 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के रूट अंदर। इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट निकाल लो, आर बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यदि एंगल निकालना हो कि वो रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल बनाएगा tan अल्फा बराबर q डिवाइडेड बटा p। तो tan अल्फा जो है यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, एंगल निकाला हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q बटा p या y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट। ठीक है, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें थर्ड में, तो वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब थीटा अगर 180 है, एंटी पैरेलल का मतलब उल्टे हैं। सपोज दैट कि एक वेक्टर आगे है, दूसरा वेक्टर इस तरह से अपोजिट लग रहा है, तो वेक्टर्स अगर अपोजिट लग रहे हैं, एंटी पैरेलल अगर काम कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में क्या होता है कि वेक्टर्स डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो सब्सट्रैक्ट होकर के यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रिजल्टेंट लिखते हैं। एंगल डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि कौन वेक्टर बड़ा है। जो वेक्टर बड़ा रहेगा इस पी और क्यू में डायरेक्शन उधर ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहाँ से, तो देख रहा हूँ कि रिजल्टेंट यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने माना है कि P ग्रेटर देन Q है। अगर P ग्रेटर देन Q है तो रिजल्टेंट इस प्रकार से P माइनस Q आ रहा है, या तो आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो मोड में है। अगर आप मोड में कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन बताते समय हमें बताना पड़ेगा कि ये वेक्टर में कौन बड़ा है। अगर P बड़ा होगा तो P लीड कर जाएगा। अच्छा, देखने से लग रहा होगा कि P बड़ा है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो हमने बताया है कि जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगा उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड कम है, तो ये लीड कर जाएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा आर का जो वैल्यू आ गया उसकी डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो दिस इज, अच्छा डायरेक्शन यहाँ पर देख लिए। अगर ये बड़ा हो जाता तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता, ये बड़ा होगा तो डायरेक्शन इधर होगा। बात समझे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, कुछ वेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। जैसे एक होता है यूनिट वेक्टर, है ना। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो कहा जाता है कि यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर होते हैं जो वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज होते हैं। इसको कैप लगा के लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, कैप, या इसको हम लोग कैप पढ़ते हैं या इसको हम लोग हैट पढ़ते हैं। ठीक है, तो टोपी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि बर्थडे बॉय है, तो बर्थडे बॉय को अलग पहचान करने के लिए ना ऊपर से कोई टोपियाँ लगा देते हैं। वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे भी जो है हम लोग क्या करते हैं कि इस यूनिट वेक्टर को अलग पहचान देने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं। तो भाई साहब टोपी लगा देते हैं, जहां भी टोपी वाला ऐसा दिख गया तो समझ जाना है कि क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का कहना है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो जब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर बनेगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में दिया गया है, तो उस डायरेक्शन में रहेगी। इट लैक्स बोथ द डायमेंशन एंड द यूनिट्स। ठीक है, और साथ ही साथ इट्स ओनली पर्पस टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन इन स्पेस। इसका मेन पर्पस है, क्या पर्पस है भाई, कि डायरेक्शन बताना, मैग्नीट्यूड नहीं बताता ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप क्या ही कर लोगे,
नया मैग्नीट्यूड उसमें ऐड कर नहीं सकते हो इसके साथ, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड ही 1 है, इसीलिए एक ए वेक्टर देखो कितना बड़ा बनाया है ना। और इस ए वेक्टर से जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करा देखो कितना छोटा हो गया ये, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 1 ही रखनी थी। तो यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, ये एक्चुअल वेक्टर नहीं बताता, ये सिर्फ उस वेक्टर की डायरेक्शन बताती है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूनिट वेक्टर में, तो यूनिट वेक्टर को चूंकि अब हमने देखा कि क्या बताता है, तो यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो, दिस इज द वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बटे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो किसी भी एक वेक्टर को आप क्या कह सकते हो कि भाई वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन होती है, तो दिस इज द डायरेक्शन, है ना, दिस इज द डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन जो है वो कौन दे रहा है, यूनिट वेक्टर दे रहा है, और मैग्नीट्यूड तो मोड में लिखते ही हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि एक वेक्टर ए है जिसके पास दिस इज द पट, एक वेक्टर ए है जो ये इसके पास मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो तीनों कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग यूनिट वेक्टर बनाए गए हैं, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट में हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं, तो डायरेक्शन लिखने के लिए यूनिट वेक्टर यूज होता है। अगर एक्स डायरेक्शन के लिए देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप बनाया गया है, वाई डायरेक्शन के लिए देखा जाए तो जे कैप बनाया गया है, और जेड डायरेक्शन के लिए देखा जाए तो क्या बनाया गया है, के कैप बनाया गया है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये क्या बताते हैं, डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, डायरेक्शन टुवर्ड्स वाई एक्सिस और डायरेक्शन टुवर्ड्स जेड एक्सिस। अगर मैं इनमें माइनस लगा दूं, जैसे माइनस आई कर दूं, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बताने लगेगा। अगर मैं माइनस जे कर दूं तो ये नेगेटिव वाई की तरफ बताने लगेगा। अगर मैं माइनस के कर दूं तो नेगेटिव जेड की तरफ बताने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू को बता रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है डायरेक्शन को बता रहा है। इसलिए ये बात समझने वाला है कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये बेसिक यूनिट वेक्टर्स हैं, जो कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, कि वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट करके देखते हैं, तोड़ के देखते हैं कि उसकी इफेक्ट जो है किधर किधर आ रही है, ठीक है। तो किधर किधर आ रही है, इस आधार पर हम लोग वेक्टर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए, और इसको हमें कंपोनेंट करना है किसी एक्सिस के लॉन्ग, वो भी ऐसे एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे मान लीजिए एक्स या वाई है, तो एक्स वाई आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, बात ध्यान समझना है। अच्छा, ये एक्सिस दूसरा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई दूसरा एंगल पे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसका नाम कुछ और हम देते हैं वाई डैश, तो हम इस ए वेक्टर का कहीं पर भी हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, किसी पे भी। कैसे तोड़ेंगे, यदि एंगल पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तोड़ना है, तो अगर ये एंगल पता है थीटा, तो हम लिख सकते हैं कि ए का जो एक कंपोनेंट है इस साइड है वो है ए कॉस थीटा। अगर हमें ये एंगल पता नहीं है, ये एंगल पता नहीं है तो ये एंगल की वैल्यू कितना होगा, सोचें। अगर हम 90 पे है एक्सिस, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस वेक्टर का ऊपर के साइड में जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स ए साइन थीटा। तो ये वेक्टर का कंपोनेंट क्या हो गया कि यदि कोई वेक्टर थीटा डिग्री पे है, यदि कोई वेक्टर थीटा डिग्री पे है ए, इसका एक कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और इस एक्सिस का जो दूसरा कंपोनेंट होगा जो कि 90 पे है वो होगा ए साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग कंपोनेंट करते हैं, इस प्रकार से रिजोल्यूशन करते हैं, और रिजोल्यूशन करके हम लोग एक साथ मल्टीपल वेक्टर्स का आउटपुट निकाल सकते हैं, मतलब रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे एडिशन ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग दो को वेक्टर का एडिशन निकाल रहे हैं, और सपोर्टेड किसी पॉइंट पे बहुत सारे वेक्टर अगर अप्लाई कर रहे हो, तो वहां अगर मुझे रिजल्टेंट लिखना हो, तो वहां रिजल्टेंट लिखने के लिए हम लोग रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे या कंपोनेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और उस कंपोनेंट निकाल करके या रिजोल्यूशन, दोनों बात एक ही हम बोल रहे हैं, उस प्रकार से निकालते हैं। जैसे यहाँ ए एक वेक्टर दिया गया था ए, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इस साइड एक्स साइड तो लिखा हुआ है ए एक्स, और ऊपर साइड ये कंपोनेंट लिखा हुआ है ए वाई,
अब एकदम बेसिक से इसको चल के हम लोग निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे cos थीटा लेते हैं, है ना, हम क्या लेते हैं cos थीटा, तो cos थीटा अगर हम लें तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस मतलब ax डिवाइड बटा a आ जाएगा मैग्नीट्यूड, तो हम कह सकते हैं कि ax की वैल्यू क्या है a cos थीटा है। तो इसी प्रकार से हमने बोला कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा a cos थीटा। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर ये कंपोनेंट निकालना हो यहाँ से यहाँ तक तो साइन ले लेंगे, तो साइन लेंगे तो ay निकल जाएगा, दिस इज ay, तो ay निकल जाएगा तो ये कंपोनेंट आ जाएगा a sin थीटा। तो इस प्रकार से जो है x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकाला जाएगा। अच्छा, x डायरेक्शन में जो है उसको i कैप बोलते हैं, तो दिस इज i कैप। अच्छा, ऊपर के डायरेक्शन वाले को j कैप बोलते हैं, तो j कैप मतलब ऊपर मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस वाले को j कैप बोलते हैं मतलब j कैप। इस प्रकार से आप डायरेक्शन वाइज भी से लिख सकते हो और ये बता सकते हो कि a जो वेक्टर है, जो a वेक्टर है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ax i कैप है, ay j कैप है, इस प्रकार से लिखते हैं। अब ये जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल वही बात को दिखाया गया है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो वेक्टर हमारा आया है ax i कैप प्लस ay j कैप, ये क्या है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये है ax की वैल्यू आई थी a cos थीटा i कैप, ay की वैल्यू आया था a sin थीटा j कैप, दिस इज a वेक्टर। तो आप a वेक्टर को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो a वेक्टर हमने लिखा था उसका ये x कोऑर्डिनेट है, उसका ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और वो i कैप j कैप डायरेक्शन बता रहे हैं टुवर्ड्स द x एक्सिस टुवर्ड्स द y एक्सिस, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अब हम सपोर्टेड कोई वेक्टर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भाई साहब एक वेक्टर a है जो लिखा हुआ है ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी तो हम लोग कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो होगा x मतलब x डायरेक्शन में और ay मतलब y डायरेक्शन में। अब आप ही बताइए कि दो वेक्टर हैं हेड टू टेल जुड़े हुए, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। अगर इस रिजल्टेंट को हमको निकालना हो तो यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लगाएं तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट होता है x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो हम लोग इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं कि अगर कोई वेक्टर i कैप j कैप के टर्म में दिया गया है तो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि a वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, हमने कहा कि कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का रूट अंदर, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 13 रूट अंदर। तो दिस इज द रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये a की मैग्नीट्यूड है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं, वेक्टर को देख रहे होते हैं कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 3D वेक्टर्स। अब वेक्टर्स हमने 2D फॉर्म में देखे, यहाँ 3D फॉर्म में अगर वेक्टर्स रहेगा तो तीनों कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट भी आएगा, y कंपोनेंट भी आएगा, z कंपोनेंट भी आएगा, ये तीनों कंपोनेंट आएगा। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वैसा ही रहेगा, ठीक है। एंगल निकालने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल रहे होते हैं, डायरेक्शन को साइन निकाल रहे होते हैं यहाँ, क्योंकि तीनों एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। तो ये जो है वो तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, तो इसलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है निकाला जाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकाला जाता है। साथ ही साथ हम बता दें कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है वो 1 आती है, और कॉस अल्फा बीटा गामा क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें, इसी चीज को डिस्प्ले किया गया है और यहाँ पे रिजल्टेंट लिखा गया है। अच्छा, मैग्नीट्यूड अब जो आएगा वो जो वेक्टर है जो 3D वेक्टर के फॉर्म में है उसका मैग्नीट्यूड अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, जैसे कि पिछले वाले में हमने देखा है। और जो एंगल होगा कॉस अल्फा हो कॉस इनवर्स एक्स बटा ए, कॉस इनवर्स ए वाई बटा ए और कॉस इनवर्स ए जेड बटा ए, मतलब एक्स कंपोनेंट बटा उसका वैल्यू, वाई कंपोनेंट बटा उसका वैल्यू वेक्टर की, और जेड कंपोनेंट बटा वेक्टर की वैल्यू अगर हम करें तो अल्फा बीटा और गामा जो एंगल हैं वो एंगल हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब बात आती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड। तो कंपोनेंट मेथड के थ्रू जो है वेक्टर्स को जोड़ना बहुत आसान है।
क्योंकि वेक्टर्स को हम डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं कि एक्स वाले के साथ, वाई को वाई वाले के साथ और जेड को जेड वाले के साथ एट रैंडम जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वही कर रहे होते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको जो इंडिविजुअल आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जो भी डेटा यहाँ पे दिया गया, जैसे देखें कि आई कैप वाले डेटा को आई के साथ, जे कैप वाला डेटा को जे के साथ और के कैप वाला डेटा को के साथ, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जोड़ देते हैं। और जोड़ के नॉर्मल जो हम अलजेब्रा पढ़े हैं, ठीक है, नॉर्मल जो अलजेब्रा पढ़े हैं उस अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का जो पार्ट है वो है मल्टीप्लाइंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तभी तक हमने क्या क्या सीखा कि वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप्स क्या हैं, वेक्टर को एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं वेक्टर में प्रॉपर्टी जो है शिफ्टिंग वाली वो क्या है, साथ ही साथ जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और रिजल्टेंट लिखते कैसे हैं, है ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड एंगल निकालने के लिए, ठीक है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा, वो हमने देखा tan अल्फा की वैल्यू। और साथ ही साथ सब्सट्रैक्शन करने के लिए जब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना था तो वहाँ पे भी हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन वाली चीज़ें देखी कि कैसे सब्सट्रैक्ट करा जाता है। सब्सट्रैक्शन एक तरीके का एडिशन ही है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ आपको बी करना हो वहाँ पर बी की जगह -b कर देना है, पूरा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा सब्सट्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो प्रकार से होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई करा जाता है, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वेक्टर को यदि मैं कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, है ना। वेक्टर को यदि मैं कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई वेक्टर है, ठीक है, और इसमें आप क्या कर रहे हो कि 2a कर दे रहे हो, या 1/2a कर दे रहे हो, या -a कर दे रहे हो, या -4a कर दे रहे हो, तो क्या चेंज हो रहा है वेक्टर्स में, अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा इसको एरो बना के समझते हैं। जैसे ए वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, अब 2a क्या होगा, तो 2a मतलब दुगना हो गया है, तो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा बट मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। अब आपने वेक्टर को आधा कर दिया है तो इसका आधा बनाना पड़ेगा, दिस इज आधा। अब -a कर दिया है, मतलब a में आप नेगेटिव से गुना करोगे जैसे ही, तो वेक्टर की डायरेक्शन ही पलट जाएगी, लुक्स लाइक दिस। और अब -4 कर देने से ये बिल्कुल नेगेटिव साइड में ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो पहला बात हम ये समझेंगे कि यदि मैं वेक्टर्स में कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तो अगर जैसे मैं a से -a करूंगा तो नेगेटिव वेक्टर में तब्दील हो जाएगा। अब यदि मैं इस नेगेटिव नंबर में कोई नेगेटिव करने के बाद यदि मैं उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, बड़ा नंबर से, ठीक है, बड़ा नंबर से, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करता, जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये नेगेटिव तो बनता लेकिन इस वेक्टर से छोटा बनता, वो ये नेगेटिव बनता लेकिन इस वेक्टर से छोटा बनता हो। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर्स की जो साइज है वो अलग अलग हो जा रही है, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर की जो डायरेक्शन है चेंज हो जा रही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि स्केलर जब भी प्रोडक्ट होता है, जब भी स्केलर प्रोडक्ट होता है तो वो क्या करेगा कि सीधा सीधा एकदम डायरेक्शन भी बदल देगा और मैग्नीट्यूड भी बदल देगा। ये डिपेंड करेगा कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इस प्रकार से हम लोग देखें तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर, जैसे a को 2a से, देखो यहाँ साइज बढ़ गया, वैसे ही a को मैंने 3a बनाया तो साइज भी बढ़ा और डायरेक्शन उल्टी हो गई, क्योंकि नेगेटिव से हमने गुना कर दिया तो डायरेक्शन उल्टी हो गई। अब कह रहा है कि एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना, तो मैंने कहा कि वेक्टर को दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। चलिए हम लोग समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसका मतलब अगर दो वेक्टर में प्रोडक्ट करानी है तो बीच में से डॉट साइन लगाते हैं, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है कि मान लीजिए कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करनी है, तो आप क्या करो, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लो बी के डायरेक्शन में। तो ए का कंपोनेंट अगर बी के डायरेक्शन में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसकी कंपोनेंट को इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, और दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है कि एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के तरफ जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट उस वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट आता है, तो दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल जैसे हम बात करें तो वर्क हो जाता है,
वर्क हो जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है ना। और भी अगर हम लोग बात कर लें फोर्स प्रेशर, एक मिनट, पी है ना, पावर, प्रेशर नहीं है पावर है, तो पावर जो होता है फोर्स और यहाँ पे वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट है। इतना ही नहीं है, और भी क्वांटिटीज हैं जो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जैसे फ्लक्स जो है फाई, ई और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। जैसे करंट डेंसिटी जो है, एक मिनट, करंट जो है, करंट डेंसिटी नहीं, करंट जो है वो करंट डेंसिटी इंटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वांटिटीज है जिसे डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त किया जाता है। और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट है, बिकॉज प्रोडक्ट आने के बाद जो वैल्यू आता है उसमें डायरेक्शन हम लोग नहीं देखते हैं। जैसे वर्क निकालते समय वर्क में डायरेक्शन नहीं देखते, जैसे यहाँ पे हम पावर निकालते समय पावर में डायरेक्शन नहीं देखते, सिर्फ फोर्स और वेलोसिटी को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से पावर निकल जाती है। अब बात है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने बताया अभी कि क्या करते हैं हम लोग कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, इंटरसेप्ट को, ठीक है, मतलब कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जिसको यहाँ पे डिस्प्ले करा जा रहा है। मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला इसका प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि यदि आप a प्लस बी कर रहे हो, मतलब a इंटू बी डॉट कर रहे हो, तो b इंटू ए भी करोगे तो बात बराबर आएगा। तो a में b का अगर गुना करें या b में a का गुना करें डॉट प्रोडक्ट वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू सेम आने वाला है, वैल्यू अलग नहीं आएगा। सेकंड कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a में हमको डॉट करानी है, b और c दोनों वेक्टर एडिशन में है, तो आप क्या करो, a में b से डॉट करा दो प्लस a में c से डॉट करा दो, a में b से डॉट करा दो, a में c से डॉट करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आय करा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है a डॉट b, वो होता है a b cos थीटा, और cos थीटा में थीटा 90 होने पे वैल्यू क्या बना देगा, 0। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो वहां आप डॉट प्रोडक्ट 0 ले लें। जैसे ही अगर दिया हुआ है सवाल कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वेक्टर्स की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम पॉजिटिव। तो कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, थीटा कितना, 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो a डॉट b की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है, कब, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। नेक्स्ट अब कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटीपैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव होगा कब, जब 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा एक बात को बता देते हैं, जैसे a डॉट बी आप लिख रहे हो तो ए बी कॉस थीटा लिख रहे हो, तो थोड़ा अगर हम ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है, यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक रखता हूं तो a डॉट बी पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन यदि जैसे ही मैं 90 से लेकर 180 के बीच गया कि वहां थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, वहां जो है डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव होगी यदि थीटा 0 से 90 होगा, यदि डॉट थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो पॉजिटिव मिलेगा 0 से 90 तक, अदरवाइज 90 से क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलने वाला है। नेक्स्ट कर रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्केलर स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कह रहे दो इक्वल वेक्टर का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसका मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा आंसर। दो वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट करो, दोनों वेक्टर अगर बराबर है तो उसका आंसर क्या आएगा, उसी वेक्टर का स्क्वायर, तो उसी वेक्टर का स्क्वायर कर दिया हमने। नेक्स्ट अगर देखें स्केलर प्रोडक्ट में तो यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है सेम वेक्टर्स का 1 होता है और डिफरेंट वेक्टर्स का क्या होता है, 0 होता है। जैसे i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, तो चूंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, और चूंकि इनकी जो मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर्स की वो 1 ही है ना, तो 1 मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए इन सब का रिजल्ट हो गया डॉट प्रोडक्ट में 1। जैसे ही हम चेंज करेंगे तो थीटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना।
चूंकि आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, और के रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को, और ये एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे ही मैं आई को जे से करूंगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 डिग्री, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 डिग्री। जबकि यहाँ पर सेम रहने पे डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। अब इस आधार पे हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि दो अगर यहाँ पे दिया गया है वेक्टर्स, तो उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ए डॉट बी करना हो तो एक्स ए वाई ए जेड, इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्स वाले कंपोनेंट को गुना कर दे रहे हैं, वाई वाले कंपोनेंट को गुना कर दे रहे हैं, जेड जेड वाले क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है दो वेक्टर्स की। अब बारी आती है वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट जो है जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भाई साहब वेक्टर में आएगा। तो इसकी जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसमें दोनों बात निकालना पड़ेगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ए को बी में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो कहा जाता है कि ए का जो अभी तक हमने परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट लिया था कॉस वाला, है ना, इस कंपोनेंट को नहीं लेना है, साइन वाला कंपोनेंट को लीजिए। तो ए वेक्टर का जो है साइन कंपोनेंट हम ले लेंगे, ए साइन थीटा, और इस साइन कंपोनेंट को बी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट मीन्स ए साइन थीटा इंटू बी कर देते हैं, तो दिस इज नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके पास एक अपना एंगल भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, दिस डायरेक्शन इज नोन एज एन कैप। तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला आ गया है वो ए बी साइन थीटा, तो इतना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसके साथ ए बी साइन थीटा पूरा, ए बी साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक ये भी वैल्यू आ जाएगा, लेकिन इसके बगल में एन कैप लिखा हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन भी इसके पास होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी का आ गया कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल रहे हो, दैट मीन्स कि आ जाएगा सर ए बी साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मोड लगा दिए, मोड लगा दिए तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ए बी साइन थीटा जो है मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हो जाता है राइट हैंड रूल से। हम लोग देखते हैं कि ए वेक्टर पर अपने फिंगर को रख के बी वेक्टर की तरफ होल्ड करेंगे, तो जो डायरेक्शन बताएगा थंब दैट्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो थंब रूल से हम लोग निकालेंगे, और थंब रूल बता रहा होगा कि किस प्रकार से वेक्टर की रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। अरे बात ध्यान रखें कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी, जिसको हम लोग एन कैप बोल रहे हैं, वो एन कैप जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सी वेक्टर है, जिसको एन कैप वेक्टर बोल रहे हैं हम, है ना, नॉर्मल वेक्टर, ये वेक्टर इस पूरे प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए बी रखा हुआ है। तो जो ए बी रखा हुआ है उसी प्लेन में परपेंडिकुलर है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, इन रिजल्टेंट वेक्टर जो का जो डायरेक्शन आ रहा है ए क्रॉस बी का, ये दोनों ही वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स की, तो जैसे टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसको हम लोग जैसे ओपन करेंगे तो आर इंटू एफ साइन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला, इसके साथ डायरेक्शन अटैच हो जाएगा एन कैप, और एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो आर क्रॉस एफ के अकॉर्डिंग, आर और क्रॉस एफ हम लोग राइट हैंड रूल से निकाल रहे होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है एक तरीके का जो है क्रॉस प्रोडक्ट ही रिजल्ट दे रहा है। ये रेडियस और लिनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी जो है यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में ही है। अब हम लोग देखें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। अभी जैसे मैंने बता रहा था कि इस वेक्टर का साइन कंपोनेंट को इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती। ऐसा कैसे, तो थोड़ा ध्यान से समझें। अगर हम मान लें कि ए वेक्टर है और ये यहाँ पे बी वेक्टर है, और किसी को ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आएगी। और किसी ने बी क्रॉस ए करा, बी क्रॉस ए जैसे ही करेंगे हम लोग, बी क्रॉस ए जैसे ही करेंगे हम लोग, तो बी क्रॉस ए से जो डायरेक्शन आया मिलेगा वो इनवर्ड मिलेगा,
मतलब अंदर के साइड में मिलेगा। तो इनसाइड और आउटसाइड डायरेक्शन होने की वजह से डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर जा रहा है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अगर मुझे बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक माइनस साइन अटैच कर देंगे कि A क्रॉस B बराबर होता है माइनस ऑफ B क्रॉस A का। अगर मैं माइनस एक बार गुना कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल कंडीशन में बराबर नहीं होगा। A क्रॉस B बराबर नॉट B क्रॉस A, जबकि डॉट प्रोडक्ट बराबर था। A डॉट B को आप B डॉट A के बराबर कह सकते थे, क्योंकि वहां कोई डायरेक्शन के झंझट ही नहीं था। यहाँ भाई साहब डायरेक्शन है, और जहाँ डायरेक्शन रहेगा वहां पे हमें जो है इस प्रकार से ध्यान देना होगा कि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी बराबर होगा, तभी जाके वेक्टर बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है A क्रॉस B और B क्रॉस A का, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तब मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल, ये बराबर होगा ही होगा, ठीक है। बट डायरेक्शन इज अपोजिट। अब कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे A में क्रॉस कराना था B और C से, तो हम एक B को क्रॉस करा दें, फिर जोड़ देंगे C को क्रॉस करा के, तो ये काम करा सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है। और ये दोनों होल्ड कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट भी होल्ड कर रहा है कि A डॉट B प्लस C हमको कराना हो तो हम क्या कर सकते हैं, A को पहले B में डॉट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे A को C में डॉट कर लेते हैं, और ये बात यहाँ पे होल्ड कर सकती है। तो A को अगर मैं B प्लस C में क्रॉस कराऊं तो कुछ इस प्रकार से A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C आ रहा है। तो ये बात जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टी में अगर बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो मैक्सिमम आएगा, वो सबसे ज्यादा आएगा। क्योंकि A क्रॉस B जब हम लोग करेंगे तो AB साइन थीटा एन कैप आएगा, सॉरी AB साइन थीटा एन कैप आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो AB साइन थीटा आएगा और थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, उस समय वो मैक्सिमम होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। द वेक्टर प्रोडक्ट इज टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। बिल्कुल, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हो, ए वेक्टर और मान लीजिए किसी को ए में ही हम वेक्टर में क्रॉस करा दें, तो भाई साहब दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो ए इंटू ए हम लिख के क्या करेंगे, जब एंगल ही 0 हो गया तो पूरा वैल्यू क्या बन गया, 0। तो पैरेलल वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल क्या बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स के बीच में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी 0 होगा यदि वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। एंटी पैरेलल के कंडीशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना है कि एंटी पैरेलल के कंडीशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, क्योंकि एंटी पैरेलल कंडीशन में थीटा कितना हो जाता है, 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, टू वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इन द नल वेक्टर। हाँ, सेम अगर वेक्टर है, सेम वेक्टर का भी अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करा था तो इसका हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आएगा, बिकॉज थीटा 0 डिग्री है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज द नल वेक्टर। यस, सेम यूनिट वेक्टर, जैसे आई को आई में करें, जे को जे में करें, के को के में करें, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा भाई साहब, 0 वेक्टर आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि आई को जे से कराते हैं तो के आता है, जे को के से कराते हैं तो आई आता है, और के को आई से कराते हैं तो जे आता है, और यदि अल्टरनेट कराते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में उल्टा आता है। तो ये है आई जे। अगर ध्यान से देखें तो जो हमारे कोऑर्डिनेट वेक्टर्स थे, जो आई एक्स के डायरेक्शन, वाई के डायरेक्शन और जेड के डायरेक्शन को बता रहे थे, है ना, ये डायरेक्शन बतलाने के लिए वेक्टर जो आ रहे थे, इनके बीच में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसी इस प्रकार से है कि अगर ऑर्डर में है, आई के बाद जे है तो के आएगा, जे के बाद के है तो आई आएगा, और के के बाद आई है तो जे आएगा, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है वेक्टर प्रोडक्ट लिखा जा रहा है। अगर उल्टा है, जे आई है तो के होगा, के जे है तो माइनस आई होगा, आई के है तो जे होगा, माइनस जे होगा। तो पूरा जो है माइनस में रिजल्ट आ रहा है। इसको याद रखने के लिए यहाँ पर कुछ सर्कल रूल है, उसको याद रखना है कि अगर मान लीजिए ऑर्डर में है कि आई के बाद जे है तो रिजल्टेंट के आएगा पॉजिटिव, जे के बाद के है तो रिजल्टेंट आई आएगा पॉजिटिव, ठीक है। आई के बाद यहाँ पे क्या, के बाद क्या है, आई है तो रिजल्टेंट क्या होगा, जे पॉजिटिव।
लेकिन यदि आप ऑर्डर रिवर्स कर रहे हो, ऑर्डर आई से के कर दे रहे हो, के से जे कर दे रहे हो और जे से आई कर दे रहे हो, ऑर्डर अगर रिवर्स कर रहे हो तो इस कंडीशन में वहाँ वैल्यू क्या लगेगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा, ये बात हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है कि ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो निम्न सिंपल अलजेब्रा लगा दिए कि एक को हमने उठाया, दूसरे में गुना किया, दूसरा को उठाया, तीसरे में गुना किया, इसका उठाया, इसको गुना किया, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है वो लगाते गए और लगा करके यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करा। तो इस प्रकार से इतना बड़ा सा रिजल्ट आया क्रॉस प्रोडक्ट का। अब भाई साहब इतना बड़ा रिजल्ट याद हो तो याद रखें, और नहीं तो इसके लिए हम सेकंड मेथड बनाएं। तो इसके लिए हमने सेकंड मेथड बनाया है, उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। दिस इज द डिटरमिनेंट मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि दोनों दिए गए वेक्टर्स की जो वैल्यू है आई जे के वाली, उसको उसके सामने रख देनी है दोनों का। तो सबसे पहले आई जे के लिख लेते हैं, आई की जो वैल्यू है वो रख देते हैं, जे की जो वैल्यू है वो रख देते हैं, के की जो वैल्यू है वो रख देते हैं। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, दिस इज नोन एज द डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट से इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन वगैरह अगले क्लास में देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो स्केलर वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर से जो सवाल हैं वो हमने सवाल नहीं करा है, हमने सिर्फ आज जो है कॉन्सेप्ट सीखा है बेसिक। तो जो भी और भी बचे हुए इसके अंतर्गत जो सवाल अप्रोच हैं वो मैं अगले लेक्चर में बनाऊंगा। वो ज़्यादा वो उसमें हम सवाल कराने की कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा, तो सवाल पे मेरा फोकस रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग जहाँ तक रिवाइज हो सका मैंने पूरा करने का कोशिश करा है। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने एक लेक्चर में इसको पूरा रिवीजन करने का कोशिश कराया है, और जो भी इसके छोटे पोर्शंस रह गए हैं वो सवाल के थ्रू हम कवर करा देंगे। तो अगले जो मेरा लेक्चर होगा इस पे वेक्टर पे, वो बिल्कुल सवाल बेस्ड होगा, क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो चलिए, थैंक यू।